हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मौर्य वंश के बाद विदेशी आक्रमणकारी पढ़ने से विदेशी आक्रमणकारी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने मौर्य वंश भी खत्म कर दिया। मौर्य वंश के बाद कौन सा आया था? तो मौर्य वंश के बाद था शुंग वंश। शुंग वंश भी खत्म कर दिया। शुंग वंश के बाद अगला शासक था कण्व वंश। कण्व वंश भी खत्म कर दिया। कण्व वंश के बाद था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भी खत्म कर दिया। और सातवाहन वंश के बाद हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारी। तो विदेशी आक्रमणकारी जो कि मौर्योत्तर काल में, क्योंकि मौर्योत्तर काल को हम दो कालखंडों में बांटते हैं। मौर्योत्तर काल को कितने खंड में? दो काल, क्योंकि मौर्य के बाद जो भी आया था ना उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल को हम दो खंड, एक कालखंड हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा साइज हो गया। हाँ, मौर्योत्तर काल में एक हो जाएगा जो कि मौर्य के बाद भारतीय राजाओं द्वारा जो शासन किया गया है, जिसे भारतीय राज्यों द्वारा मौर्य के काल के बाद पहला था जो शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक हम किसे मानते हैं? पुष्य भूति शुंग। और दूसरा था कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक। इसके बाद कण्व वंश के बाद हमने पढ़े थे सातवाहन, जो सातवाहन था। इसके बाद इस सर पढ़ेंगे हम ISPK। आई मतलब इंडो ग्रीक, जिसे कहते हैं हिंद एवं उसी तरह एस मतलब हो जाएगा शक, और पी मतलब हो जाएगा पल्लव, और के मतलब हो जाएगा कुषाण। तो हम ये कुषाण वंश के बारे में, ये चार वंशों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीन वंशों के बारे में हमने खत्म कर दिया था जब मौर्य काल पढ़ाते थे। तो उसी मौर्योत्तर के ये जो थे इनके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से बारे में? तो विदेशी आक्रमणकारी, जो कि मौर्योत्तर में। तो मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारी। तो मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, और कोई भी शासक योग्य नहीं था। यानी जितने भी शासक बने मौर्य काल के बाद, उसके बाद कोई भी योग्य शासक उतना नहीं रहा जो कि प्रशासन को या अपने क्षेत्र को एक केंद्रित करके रखे। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिसके कारण से विदेशी आक्रमणकारी को हमला करना आसान हो गया, और धीरे धीरे वो भारतीय साम्राज्य को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। तो जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारी भारत पे एक अवसर की तरह दिखने लगा। यानी कि अब वो अपने राज्य में शामिल करने के लिए उन्हें अवसर मिले, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्य जो थे भारत के, वो सब टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। मौर्योत्तर काल के बाद भारत चार विदेशी आक्रमण को जो बताया था ISPK। आई मतलब इंडो ग्रीक, एस मतलब शक, पी मतलब पल्लव, और के मतलब कुषाण। इंडो ग्रीक का जो कि हिंद एवन होता है, शक का सिथियन भी बोलते हैं, और पल्लव को पार्थियन बोलते हैं। अब आ जा इंडो ग्रीक पहले पढ़ेंगे, नहीं हिंद यूनान के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया था। यानी कि जो हिंद कुश पर्वत है ना, अब जैसे मैंने भारत की मैप है, यही मान लो कि चलो भारत के मैप है। तो ये भारत के मैप जो है ना, तो यहाँ पे एक आता है हिंद कुश पर्वत। ये कौन सा, मैं पेन उठा लिया। हाँ, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, अब आता है ये जो आपका ये हो गया हिंद कुश पर्वत, ठीक है। और ये हमारा हो गया हिमालय, हो गया। ये हमारा सिंध प्रांत हो गया, ये पंजाब प्रांत हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और ये हो गया इंडिया। ये क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप, ये हिंद कुश पर्वत हो गया, और इसके दाहिने तरफ बैक्ट्रिया था। और इस साइड पढ़ोगे ना तो ये थे पार्थियन। इस साइड कौन थे? पार्थियन। यानी कि जो इस इंडो ग्रीक है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक है बैक्ट्रिया और एक थे पार्थियन। तो ये इंडो ग्रीक के ही पार्ट थे। ये किसका पार्ट था? तो ये पार्ट था जब सेल्यूकस निकेटर आया था ना, तो सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के समय आया था, इनके वंशज थे ये इंडो ग्रीक आगे चल के बैक्ट्रियन और पार्थियन में टूट गए थे। तो बैक्ट्रियन को ही इंडो ग्रीक कहा जाता है। तो ये इंडो ग्रीक का जो क्षेत्र है ना, ये पंजाब का क्षेत्र और सिंध वाला क्षेत्र है। वहीं ये जो पार्थियन वाला क्षेत्र है ना, ये जो अफगानिस्तान ईरान वाला जो क्षेत्र है ना, इसको पार्थियन बोला जाता है। और ये जो सिथियन है, ये सिथियन जो था, ये मध्य एशिया है ना, जो चाइना और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाले जो जितने भी क्षेत्र है ना, एरिया, वो आते हैं, शक वाले क्षेत्र आते हैं। और कुषाण है ना, ये चाइना वाला, ये नीचे वाला चाइना का जो है ना, ये वाले पार्ट कुषाण कहलाते थे। तो यूनानी थे, हिंद यूनानी भारत में दो चरणों में आए थे। ये यूनानी, ये वाले। तो इनका क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप बैक्ट्रिया था। अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहा जाता है। किसको? इंडो ग्रीक को। डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीता, और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल या सियालकोट को बनाया, और डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। यानी कहने का ये हुआ कि जब ये, इसको मिटाता हूँ,
इसके बारे में खत्म। ये जो डेमेट्रियस था, जो पहला चरण में आया था, प्रथम चरण में जो डेमेट्रियस था, इसने 183 ईसा पूर्व में क्या किया था, ये पश्चिमोत्तर भाग में, ये जितने पश्चिमोत्तर भाग है ना, ये पंजाब सिंध वाले, इस पर क्या किया था, इसने आक्रमण किया और इसने पंजाब और सिंध को क्या कर लिया, जीत लिया। और जीतने के बाद यही पंजाब में जो है ना सियालकोट पड़ता है, यहाँ पर अपने राजधानी बनाया। और इस साम्राज्य में अगर डेमेट्रियस ने जीता, इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है, डेमेट्रियस वंश कहा जाता है। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग को आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। ये क्या किया, डेमेट्रियस ने ये सोचा कि जब पश्चिमोत्तर भाग जीत लिया तो चलो क्यों ना ये वाला भाग हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या किया था, किसने, डेमेट्रियस ने यहाँ पर शुंग वंश था और शुंग वंश के शासक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग पर सोचा कि मैं हमला कर देता हूँ, लेकिन हमला करने के दौरान ये क्या हुआ, डेमेट्रियस पराजित हो गया और इसने भी शुंग राज पुष्यमित्र, हाँ इसके बाद आया मिनांडर। कौन आया, मिनांडर। मिनांडर ने भी सोचा कि जैसे कि मेरे पिताजी ने डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग पर जैसे हमला किया तो पराजित हो गया था। मिनांडर भी सोचा कि चल मैं भी जैसे पश्चिमोत्तर भाग हम जीत चुके हैं तो ये बीच वाले भाग जीत लेंगे तो लगभग हम इंडिया को जीत ही लेंगे। तो इसने भी कोशिश किया, लेकिन मिनांडर भी क्या हो गया, असफल रहा, यानी ये भी पराजित हो गया पुष्यमित्र शुंग से। और इसके बाद मिनांडर ने क्या किया कि वहाँ के उस समय बौद्ध वंश के सबसे अच्छे जानकार भिक्षु थे नागसेन, यानी बौद्ध भिक्षु किस नागसेन थे, उससे मिनांडर मिला और मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद उसने बौद्ध धर्म को क्या लिया, अपना लिया। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था, तो मिनांडर था। मिनांडर कौन था, तो हिंद यूनानी का द्वितीय यानी डेमेट्रियस वंश का द्वितीय शासक था। नागसेन और मिनांडर की जो वार्तालाप हुई थी उसकी चर्चा किस पुस्तक में मिलती है, तो मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो की रचना किसने किया था, नागसेन ने, यानी नागसेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। और इसमें नागसेन और मिनांडर की जो वार्तालाप हुई थी उस समय की उसकी चर्चा इसमें की गई है, जिसमें मिनांडर ने प्रश्न पूछ रहा था और नागसेन उसके जवाब दे रहे थे, यानी उत्तर दे रहे थे। तो सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी, यानी कि पूछा जाता है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो विदेशी आक्रमण हिंद एवं थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो मिनांडर ने किया था। मिनांडर किसका शासक था, तो इंडो ग्रीक का शासक था जिसने भारत में आकर सोने के सिक्के जारी किया था। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ौच नामक स्थान पर मिलता है। ये भड़ौच है ना, यहाँ पर क्या मिलता है, गुजरात के भड़ौच में सोने के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, वो भी मिनांडर के, जो एक बंदरगाह स्थल था, यानी बंदरगाह के पास से। मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि हिंद एवं के आने से पहले भारत में मूर्ति कला का विकास उतना उच्च नहीं था या नहीं था, यही मान लो, यानी कुछ नहीं था, मूर्ति कला का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हिंद एवं आक्रमण किए भारत में तो एक शैली लेके आए जो कि मूर्ति कला शैली है, जिसे हम गंधार शैली कहते हैं। यानी गंधार शैली का विकास मेन रूप से इंडो ग्रीक वाले को ही माना जाता है। तो मिनांडर काल में क्या हुआ था, मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया जो थी, यानी कि इसका क्षेत्र का विकास किसके आने के बाद हुआ था, तो मिनांडर के आने के बाद हुआ था। तो हिंद वन का अंतिम शाखा पूछा था कौन था, तो हेलियोक्लिज था। कौन था, हेलियोक्लिज। बस खत्म। किसके बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में। इधर क्या लिखा है, मिनांडर बौद्ध भिक्षु, ये तो विदेशी पहला हो गया, हटाओ। मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, ये भी खत्म है। मिनांडर ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था, ये भी खत्म हो गया। मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा लिखा गया था जिसमें मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप की चर्चा की गई, ये भी खत्म हो गया, यानी कि ये खत्म। स्लाइड अब आ जाए द्वितीय चरण। तो पहले चरण में कौन, डेमेट्रियस आया था। डेमेट्रियस का पुष्यमित्र शुंग पर हमला किया था लेकिन पराजित हो गया। उसके बाद उसका पुत्र मिनांडर भी हमला किया था लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ, यानी वो भी पराजित हो गया था पुष्यमित्र शुंग से। अब द्वितीय चरण आया। द्वितीय चरण में कहा यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की दिया। यानी ये जो ये भारत है ना, और ये इसको हम ऐसे मानते हैं, और यहाँ से जैसे ये है हमारा, ये मान लो कि सिंध वाला क्षेत्र हो गया, ये पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब के जस्ट ऊपर है ना रावलपिंडी वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर एक तक्षशिला जगह है। वहीं तक्षशिला में क्या किया था, यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना यूक्रेटाइटिस ने किया था। इस वंश के शासक आनंती आल ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। अब देखिए होगा, जो कि शुंग वंश थे। शुंग वंश की राजधानी एक तो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। ये तो पढ़ा था। तो जो ये विदिशा था ना, वहीं पर शुंग वंश के एक राजा थे ना, जिसका नाम था भागवत। और भागवत से मिलने के लिए जो ये अनंतियोल ने, जो अनंतियोल है कौन है, यूक्रेटाइटिस वंश के जो एक शासक था अंतियोल ने, इसने क्या किया था, अपने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था, भागवत के दरबार में आया था। और भागवत के दरबार में आकर ये मित्रवत संबंध स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन हेलियोडोरस ने क्या किया कि यहाँ पर आते हुए कौन सा भागवत धर्म यानी विष्णु भगवान के प्रभावित होकर इसने कौन सा धर्म अपना लिया, भागवत धर्म अपना लिया।
यानी हेलियोडोरस यहाँ का राजदूत बन के आया था। लेकिन यहाँ का जब भागवत धर्म के बारे में इसने पढ़ना स्टार्ट किया और समझना स्टार्ट किया तो अपना धर्म छोड़ के कौन सा धर्म अपना लिया, भागवत धर्म अपना लिया। और अपनाने के बाद इसने विदिशा में ही, वैष्णव कहेंगे विदिशा में आया था, विदिशा इसकी राजधानी थी कौन, शुंगों की। तो यहाँ पर आकर एक अभिलेख बनाया जिसका नाम था गणुड़ ध्वज अभिलेख। तो गणुड़ ध्वज अभिलेख पूछता है तो कहाँ में है, विदिशा के वैष्णनगर में स्थित है। किसने बनाया था, तो हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ का शासक था, तो यूक्रेटाइटिस वंश के राजदूत था, यानी कि हिंद यूनान का एक राजदूत था जो कि भारत में आया था किससे मिलने के लिए, तो शुंग वंश के शासक भागवत से मिलने आया था, मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए। ये किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। ये जो भागवत क्या हेलियोडोरस था, जो हेलियोडोरस जो गणुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया था, ये विदेशियों द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो अभिलेख था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था। यूक्रेटाइटिस वंश के अंतिम शासक कौन था, तो हर्मियस था। कौन था, हर्मियस। अब आ जाए यही चीज यहाँ पे लिखे गया है। तो जो पॉइंट के हेलियोडोरस द्वारा विदिशा के वेस्ट संगम स्थापित गणुड़ ध्वज स्तंभ, यह संबंध भगवान विष्णु यानी कि भागवत धर्म से संबंधित मान सकते हो। यह कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत का उपासक कहा है, ये पूछ सकता है कि जो हेलियोडोरस था इसने स्वयं को भागवत का क्या बताया था, उपासक। यही है हमारा गणुड़ ध्वज अभिलेख। कहाँ है, तो विदिशा के वैष्णव नगर में है। ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और यहीं पे हेलियोडोरस ने कहा है कि भागवत का मैं उपासक हूँ। भागवत कौन था, यहाँ का शासक था उस समय का। हेलियोडोरस यवन था, राजदूत था और भागवत धर्म से प्रभावित हुआ था और विदिशा में क्या किया था, गणुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था। ये खत्म हो गया। अब हिंद यूनानी की विशेषता क्या, यानी कि आने के बाद भारत में इसने क्या क्या लेके आया, क्या क्या लेके गए, इसी के बारे में पढ़ना है। यह यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इसे हिंद यूनानी कहते हैं। यानी कि हिंद में आके बसे थे, यूनानी थे, इसलिए नाम पड़ गया इन लोगों का, हिंद यूनानी भी कहते हैं। ये काली मिर्च बहुत पसंद करते थे, इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। यानी यवन के प्रिय था, इसलिए काली मिर्च को हम यवन प्रिय कहते हैं। भारत में पहली बार चित्रयुक्त या लेख युक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया था। यानी पहले भारत में संकेतित मुद्रा के टाइप का चलता था सोने के सिक्के, लेकिन जब ये हिंद यूनानी आए तो चित्रयुक्त और लेख युक्त सोने के सिक्के जारी करना स्टार्ट कर दिए, और जिसे ड्राम कहा जाता है और खरोष्ठी भाषा में लिखे जाते थे। यही है। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित और समय का गणना प्रारंभ कर दिया था। यानी इससे पहले खगोल के बारे में हम नहीं जानते थे, ज्योतिष के बारे में नहीं जानते थे, गणित के बारे में नहीं जानते थे, समय के बारे में नहीं जानते थे। इसकी गणना किसने स्टार्ट कर दिया था, तो हिंद यूनानियों ने यहाँ भारत पे आए थे। तो यहाँ पर भारत में ये गणना यानी कि नई खोज भारत में उदय हुआ। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों द्वारा शुरू हुआ था। यानी कि भारतीय नाटक जो पहले नहीं चलता था, यानी भारतीय नाटक जो आज हम रूप देख रहे हैं वो किनका देन है, तो यूनानियों का ही देन है। और जो भारतीय नाटक, यहाँ पे भारतीय होगा, भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो उस समय पर्दा हम लगाते थे नाटक के समय, तो उस समय इसको क्या कहा जाता था, तो यवनिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यवनिका। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का उदय हुआ। और इस शैली के में निर्मित प्रथम मूर्ति कौन है, तो महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति है जो कि गांधार शैली में बनाई गई है। मिंडांडर के सिक्के का उदाहरण, आकिगासो मिलिंद यूनानी भाषा में, राजा मिलिंद खरोष्ठी लिपि में भाषा थी, यूनानी भाषा लिपि थी, खरोष्ठी भाषा जो सिक्का पर था। गांधार शैली की विशेषता, तो यूनानी और भारत कला का संगम। बुद्ध की मूर्तियां मानव रूपी थी। वस्त्र की सिलवटें यूनानी शैली जैसी हो गई थी। शांत और गंभीर भाव, यानी शांत और गंभीर भाव वाली मूर्तियां बनाई जाती थी। यानी कि जो गांधार शैली में जितनी भी मूर्तियां बनी है, शांत और गंभीर भाव शैली में मूर्तियां बनाई गई है महात्मा बुद्ध की। और वस्त्र की सिलवटें यूनानी शैली की देन है। जो वस्त्र में सिलवटें लगी है ना, ये तो ये किसकी देन है, तो गांधार शैली की देन है। गांधार शैली किसकी देन है, तो यूनानियों की देन है। अगला अब पढ़ेंगे शब्द। पहला खत्म हो गया आई, अब पढ़ेंगे एस, इसके बाद पढ़ेंगे पी, इसके बाद पढ़ेंगे के। तो पहला कौन खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे एस यानी कि शब्द। अब शब्द स्टार्ट करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था, शक था। पहला कौन था, यूनानी थे। यूनानी कौन, इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन थे। और दूसरा कौन हो गया, शक। ये बोलन दर्रा पार करके भारत आए थे। और ये शक मध्य एशिया में रहने वाले थे। उसी समय बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये टोटल ये क्षेत्र ये मध्य एशिया का क्षेत्र बोला जाता है। और ये मध्य एशिया में ये टोटल 5 भागों में विभाग थे। और 5 बल्कि शक आके भारत में 5 जगह फैल गए थे। एक कंधार, एक तक्षशिला, एक मथुरा, एक उज्जैन, एक नासिक। 1 2 3 4 और 5। यानी जब शक को यहाँ से यूची कबीला नामक एक कबीला थे, जनजाति थे, ये क्या किए थे,
इन शकों को खदेड़ दिया। शकों को खदेड़ने के बाद ये क्या किए थे कि ये इनकी कुछ शाखा इधर चले गई फारस की साइड में, और कुछ शाखा मानी फारस तुर्की साइड, और बाकी कुछ शाखा कहाँ आ गए, भारत की ओर। भारत की ओर आने के बाद ये शाखाएं 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त हो गए। एक अफगानिस्तान साइड में कंधार, और 4 एक पाकिस्तान में तक्षशिला, और 3 भारत में मथुरा, उज्जैन और नासिक। मथुरा, उज्जैन और नासिक यानी 5 कौन हो गए। एक हो गए कंधार अफगानिस्तान में। भारत में कहाँ पर पहुँचे, तो भारत पहुँचे तक्षशिला भी, और 3 कहाँ, तो एक हो गया मथुरा जो कि दिल्ली के पास, एक हो गया उज्जैन जो कि एमपी में है, और एक नासिक जो कि महाराष्ट्र में। यानी 5 जगह पर ये इनके शासन स्टार्ट हो गया। और इनके जो शासन करते थे ना, तो इनको क्या कहा जाता था, इनके राजा को छत्रप कहा जाता था। जैसे हमें यहाँ राजा कहा जाता है ना, तो यहाँ वहाँ पर शक के राजा को कहा जाता था छत्रप। क्या कहा जाता है, छत्रप, छत्रप। तो शकों के शासन व्यवस्था को छत्रप शासन व्यवस्था कहा जाता था, और शक राजाओं को क्या कहा जाता था, छत्रप ही कहा जाता है। यानी वहाँ के राजा को राजा ना कहकर छत्रप कह के पुकारा जाता था। ये कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया से रहने वाले थे। यानी किसने खरीदा था, खदेरा था, तो यूजी वंश के कबीलाओं ने यानी जनजातियों ने इसको खदेड़ कर कहाँ भगाए थे, भारत और कुछ ईरान साइड में खदेड़ के भगाए थे। कौन, यूजी कबीलाई लोग। ये भारत में आकर 5 जगहों पर बसे थे, कंधार, एक तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तक्षशिला में शक वंश का स्थापना माउस ने किया था। यानी जो तक्षशिला है यहाँ पे माउस नामक राजा ने यहाँ का स्थापना किया था। मथुरा में राजुल ने, किसने, राजुल ने। और उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक ने किया था। किसने, चेष्टक ने। और वहीं नासिक में, तो नासिक में किया था भ्रमिक न भूमिक। किसने किया था, भूमिक। तक्षशिला में माउस, मथुरा में राजुल, उज्जैन में चेष्टन, और नासिक में भूमिक। यानी अलग अलग राजाओं द्वारा या क्षत्रपक द्वारा इन वंशों की स्थापना की गई। अब आगे पढ़ा जाएगा। हाँ, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक जो कि देवनागरी लिपि है, कि जो हम आज जो देवनागरी लिपि का यूज कर रहे हैं ना, वो ब्राह्मी लिपि का ही देन है। ये तो चलो खत्म हो गया, लिपि के बारे में हमें नहीं पढ़ना। बस ये जान के कि जब शक आए थे तो ये भारत में कौन कौन सी जगह पे बसे हुए थे, तो एक हो गया तक्षशिला, कंधार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया और मथुरा। ये 5 जगहों पे बसे हुए थे शक। यानी किसने खरीदा था, तो यूजी कबीलाओं ने खरीदा था। ये तो हो गया। अब आ जाए प्रमुख शासक एवं घटनाएं। यानी कि हम 5 जो है ना, 5 में से कुछ शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने भारत में क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मथुरा में शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया। यानी जो मथुरा का राजुल है, इसको पराजित किसने किया था, तो मालवा के एक शासक थे जिनका नाम था विक्रम। तो विक्रम ने क्या किया था, राजुल को पराजित कर दिया और उपाधि रखे विक्रमादित्य। तब विक्रमादित्य धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो मालवा का शासक थे जिसका नाम उपाधि रखे थे विक्रमादित्य। यानी जिसने भी शकों को पराजित किया उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और 57 BC में जब राजुल को पराजित किया तो उसी समय विक्रम संवत नामक एक कैलेंडर जारी किए 57 ईसा पूर्व में। अब भारतीय संविधान में यह जो विक्रम संवत है ये 1957 तक चला, लेकिन 1957 के बाद शक संवत स्टार्ट हो गया। यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत जिसे कहा जाता है। भारतीय मूल कैलेंडर था, लेकिन 1957 के बाद ये कैलेंडर हटकर शक संवत कैलेंडर भारतीय द्वारा अपनाया गया। नासिक के शक शासक नाहपान ने सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। जो नासिक का था, यहाँ का जो नाहपान था, इसने क्या किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर भी हमला कर दिया, जो सातवाहन वंश का शासक था। उस पर जब हमला किया तो नाहपान क्या हो गया, पराजित हो गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो नासिक में एक अभिलेख है जिसे जोगलथम्बी अभिलेख कहते हैं ना, सिक्का है, उस सिक्के से हमें जानकारी मिला है। यानी कि है जो नाहपान है, नाहपान जो पराजित हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी से, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो वहाँ से सिक्के जो जोगलथम्बी में हमें सिक्के मिले हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। इन सिक्कों पर एक तरफ नाहपान की आकृति और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की। सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। जो 5 जो अलग अलग क्षेत्रों में आए थे ना, इसमें सबसे प्रतापी माना जाएगा तो जो उज्जैन है ना, उज्जैन के एक शासक जिसका नाम था रुद्रदामन, वो सबसे शक्तिशाली था। इसने भी क्या किया था, एक सतवाहन शासक थे जिसका नाम था विशिष्टिपुत्र पुलवामी, उस पर हमला किया था और विशिष्टिपुत्र पुलवामी को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह विशिष्टिपुत्र पुलवामी से भी कर दिया। तो रुद्रदामन
का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा एक पहला अभिलेख है। अनिरुद्ध दामन ने गुजरात के सौराष्ट्र में एक अभिलेख बनाया था जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसने खुदवाया था? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन था? तो शक शासक था उज्जैन का। और इसने कौन सी भाषा में अपना जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था? तो संस्कृत भाषा में लिखवाया था। और यह भारत का पहला अभिलेख है जिस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी जो कि गिर में सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। ये किसने लिखा है? तो रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में भी अपना विस्तार किया था। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पढ़ेंगे कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्य भूति गुप्त के द्वारा करवाया था। और वहीं जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। पुनः इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के शासक था। अब अंतिम शासक से पूछा जाए तो कौन था शासक? तो रुद्र सिंह थर्ड था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये था गुप्त वंश का शासक था जिसने शासक वंश को पूरी तरह से क्या किया था? भारत में पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया था। और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलवाए इसके उपलक्ष्य में, और सिक्के को रूपक कहा जाता था। यानी कि पूरी तरह से शक पराजित कब हुए थे? यहाँ से खदेड़े कब किए गए थे? तो गुप्त वंश के शासन काल में इनको खदेड़ दिया गया था। और लास्ट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इनको खदेड़ कर भारत से निष्कासित कर दिया गया। और इसको निष्कासित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करवाया। और चांदी के सिक्कों को उस समय रुपया कहा जाता था। इसके बाद जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो फिर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस विदेशी आक्रमण के रूप में हम हुन आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे जो कि गुप्त वंश को पूरी तरह से पराजित कर दिए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब शक वंश भी खत्म हो गया। शक शासकों द्वारा 78 BC में 78 AD में BC खत्म 78 AD में क्या किए थे? शक संवत स्टार्ट किए थे। शक द्वारा नहीं बल्कि कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखना। शक संवत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का कनिष्क ने क्या किया था? शक संवत 78 AD में स्टार्ट किया था। एक नया कैलेंडर था जिसे शक संवत कहा जाता है। अब पढ़ेंगे कैलेंडर, विक्रम संवत। ये थोड़ा कैलेंडर के बारे में पढ़ के हमें कुछ जानकारी नहीं मिलेगा। बस दो ही कैलेंडर पढ़ लो। भारत में प्रसिद्ध है, एक विक्रम संवत, एक है शक संवत। विक्रम संवत जो कि 57 BC से है और शक संवत है जो 78 AD से है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए 0 हो गया, 0 से 57 हो गया, 0 से इधर 78 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 57 + 78 कितना हो जाएगा? 8 7 15 12 1 13, यानी 135 वर्ष की बीच के अंतर है। यानी 57 BC से आगे 135 BC जो कि आता है कौन सा? शक संवत। और 135 BC पीछे कौन आता है? विक्रम संवत। विक्रम संवत का स्थापना किसने किया था? तो मलावा के शासक विक्रमादित्य ने किया था। और वही शक संवत कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और विश्व में सबसे प्रसिद्ध कैलेंडर कौन था? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यह सूर्य पर आधारित है, बाकी ये दोनों चंद्र पर आधारित है। इसका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है विश्व में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 है, लेकिन यही विक्रम संवत में पूछा जाए तो क्या होगा? तो 57 BC घटा देंगे। और वही शक संवत पूछा जाएगा तो 78 BC जोड़ देंगे। तो अगर विक्रम संवत पूछा जाएगा तो 2022 में से अगर हम 57 BC घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 तो 6 और ये हो जाएगा 11। 1965 चल रहा है 2022 के हिसाब से। अगर 2026 में आए हैं तो 2026 में तो ये हो जाएगा 69। हाँ 69, यानी 1969 अभी चल रहा है कौन के हिसाब से? विक्रम संवत के हिसाब से। न जोड़ देंगे भाई, जोड़ देंगे। यानी कि ये 0 हो गया, इधर से 57 है तो 57 ये भी जुड़ेगा ना जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तो 2022 में अगर हम 57 जोड़ देंगे और 26 ले लो तो 26 में जोड़ेंगे तो 9 7 13 और ये आ जाएगा 7 है 1 8 है। 2083 चल रहा है अभी किसके हिसाब से? विक्रम संवत के हिसाब से। वहीं शक संवत से पूछा जाएगा तो 78 साल घटा देंगे, यानी अभी 2026 चल रहा है तो इसमें से 78 घटा देंगे तो 8 ये हो गया, ये हो गया 11, 11 से 4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 ये 1948 चल रहा है शक संवत के हिसाब से। विक्रम संवत के हिसाब से कितना चल रहा है? 2083।
यानी हम अगर आज ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर हम विक्रम संवत निकालना है तो 57 साल जोड़ देंगे, और शक संवत निकालना है तो 78 साल घटा देंगे, तो पता चल जाएगा शक संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, जबकि ये दोनों कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। इसलिए 4 साल के बाद इनका 2 मास लग जाता है, लेकिन वही ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है तो ये अपने 4 साल के बाद एक दिन जोड़ देते हैं। अब अभी तो विक्रम शक संवत हो ही गया। इसके बाद हाँ पल्लव के बारे में पढ़ लेते हैं, पार्थियन के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन खत्म कर दिए? आई खत्म कर दिए, एस खत्म कर दिया, पी बच गया और के बचे। पी मतलब पल्लव, पल्लव को पार्थियन कहते थे। और पार्थियन उसी में बताया था जैसे कि ये था हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत। तो हिंदकुश पर्वत के यहाँ पे थे कौन? इंडो ग्रीक थे। और यहाँ पे हो गए जिसे हम बैक्टीरिया कहते थे। और ये थे हमारी ये इसके बाद वाले जितने भी क्षेत्र था जो ईरान तक फैला था, ईरान इराक तक, उसे हम पार्थियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थियन। जिसे भारत में पल्लव कहा जाता है और ये यूनान में पार्थियन कहा जाता है। ये सब किसके वंशज थे? तो सेल्यूकस निकेटर का जो सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उनके सब वंशज थे। अब आजा इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तीसरे वंश थे जो पार्थियन पल्लव कहते हैं। ईरान, फारस और पर्शिया के क्षेत्र में थे, जिस कारण से इन्हें पार्थियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर को बनाए थे। इन्होंने अपनी राजधानी शकों ने 5 जगह बनाई थी, लेकिन इन्होंने कहाँ बनाया था? पुरुषपुर यानी पेशावर, यानी जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहीं पर अपनी राजधानी बनाए थे। इस वंश के संस्थापक मित्रिडेटस को माना जाता है। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंद्रोफर्निस को माना जाता है, जिनने पाकिस्तान में तख्त ए बही अभिलेख का बनवाया है। तख्त ए बही अभिलेख किसने बनाया? गोंद्रोफर्निस ने। आपको यह भी खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, और यह भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। यानी इसी के समय पुर्तगाली एक चर्च या धार्मिक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सेंट थॉमस, और यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तख्त ए बही किसने बनवाया था? तो गोंद्रोफर्निस ने बनवाया था। कहाँ? पाकिस्तान ने बनवाया था। मित्रिडेटस प्रथम शासक था पार्थियन वंश का। गोंद्रोफर्निस सबसे योग्य शासक था। और तब क्या तबक्सी बताइए दिया, यानी कि पल्लव के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है कुषाण के बारे में। इसी ने शक संवत को स्टार्ट किया था 78 AD में। तो इसमें सबसे अगर योग्य शासक पूछा जाएगा तो कनिष्क था। यही कनिष्क पहला विदेशी राजवंशक है जिसने बौद्ध संगीतिया कराया था, जो कि चौथी बौद्ध संगीति कहा जाता है ना, कि जो 171 AD में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कनिष्क के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर? कश्मीर में कराया गया था। तो वही है कुषाण वंश के शासक है कनिष्क, जिसके द्वारा चौथी बौद्ध संगीति कराई गई है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे यही जो हमेशा पूछता है कनिष्क कौन है और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो मौर्योत्तर काल में भारत आने वाला चौथा विदेशी आक्रमणकारी कौन है? तो कुषाण है। यह मध्य एशिया यानी कि चीन तुर्की के निवासी था, यानी कि मर्द हो गया, और तुर्की ये चीन, और इधर तुर्की वाला क्षेत्र जो पतला पतला चलेगा, एकदम पातले रास्ते ही है। और ये रेशम मार्ग पर इनका अधिकार था। तो मध्य एशिया में यूची कबीला के 5 भागों में बटा था। 5 में से एक भाग कुषाण थे, यानी जो यूची कबीला थे जिसने शकों को खदेड़ा था, उन्हीं के 5 ब्रांच उनका भी था। उनमें से एक ब्रांच जो कि भारत आया था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के आमुद्रिया नदी से लेकर गंगा नदी तक मैदान तक फैला था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस को माना जाता है। इन्होंने तांबा का सिक्का चलवाया था। शैव धर्म को मानते थे, और जिसका प्रमाण उनके सिक्के पर मिला है। सिक्के पर शिव जी का अंकन मिला है। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कटफिसस और दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति मिली, जिससे यह प्रमाणित होता था कि ये शैव धर्म को मानते थे। कुषाण वंश के प्रारंभिक शासक, अगला शासक भीम कटफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भी शैव धर्म को मानता था। इसे महेश्वर की उपाधि धारण किया था। किसका? महेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसके एक खरोष्टी लिपि में और दूसरा लिखा दूसरी तरफ शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति बनी थी, यानी कि इसके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इसका नाम लिखा गया था और दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भीम कटफिसस भी शैव धर्म को मानता था। हो गया? यह है कुजुल कटफिसस की एक तरफ आकृति, एक हो गया नंदी बैल की आकृति। वहीं भीम कटफिसस में एक तरफ इसका नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ शिव पार्वती और इसके साथ त्रिशूल। कनिष्क के बारे में पढ़ते। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता था? कनिष्क को माना जाता था। इसने 78 BC में अपना राज्याभिषेक करवाया था, और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने एक संवत स्टार्ट किया था जिसका नाम था शक संवत। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया था। हो गया? और अब बाद में फिर संस्कृत राजधानी कहाँ कन्वर्ट कर दिया? मथुरा में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्व घोष को अपने साथ ले गया।
यानी कनिष्क ने क्या किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र में एक योग्य व्यक्ति था जिसका नाम था अश्वमित्र, जो कि बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रचलित था, पुरोहित था या भिक्षुक था। इसको भी उठाकर अपने साथ ले गया और शिक्षा पात्र भी उठा के यहाँ से, माता उसका जो शिक्षा पात्र था उसको भी उठा के अपने कहाँ ले गया, पेशावर साइड ले गया। और इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राज्य कवि का दर्जा दिया था। यानी कि ये जो कनिष्क था अपने दरबार में कवि का दर्जा, यानी कि राज कवि का दर्जा किसने दिया था, तो अश्वघोष को दिया था। किसने, कनिष्क ने दिया था। कनिष्क ने बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का सम्मेलन यानी आयोजन करवाया, जो कि 102 या 172 आसपास माना जाता है। 102 या प्रथम शताब्दी के 102 ईस्वी में करवाया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के सांसद उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। बाकी 3 जो समितियां हुई थी, संगीतियां हुई थी, उसमें उपाध्यक्ष की अवधारणा नहीं थी, लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष की भी अवधारणा शामिल कर दिया गया था। और अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष को बैठाया गया था। इसी समय में बौद्ध धर्म 2 शाखा बट गया था, एक महायान शाखा, एक हीनयान शाखा। हीनयान शाखा जो कि रूढ़िवादी थी और महायान शाखा जो कि परिवर्तनवादी थी। कनिष्क महायान शाखा को मानता था, ना कि हीनयान शाखा को, क्योंकि हीनयान शाखा में जितने भी रूढ़िवादी विचार था, यानी कि जो कठिन बातें थी उसको कनिष्क को करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसी में से कुछ परिवर्तन करके जो महायान शाखा बना उसका ये क्या हो गया, उपासक हो गया। महायान बौद्ध धर्म की विशेषता, यह एक सरल शाखा थी। इसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे, जो कि उसमें नहीं था हीनयान में। इसमें मांस भी खा सकते थे, जो कि हीनयान में माना ही था। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में हुई, और ये फिर जाकर महायान शाखा एक और शाखा में बट गया, जिसे प्रजयन शाखा कहा जाता है। यही प्रजयन शाखा जो था बौद्ध के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था बौद्ध धर्म का। कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान तो पार्श्व, जो कि बौद्ध विद्वान था। वसुमित्र ये भी बौद्ध विद्वान था, जो कि चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किया था। अश्वघोष जो कि राज कवि का दर्जा मिला था, इसने बुद्ध चरित्र नामक लिखा था, जिसमें कनिष्क के बारे में वर्णन किया था और कश्मीर के बारे में भी वर्णन किया। नागार्जुन दार्शनिक था, महान बौद्ध दार्शनिक इसका भी माना जाता है। चरक जो कि एक डॉक्टर था, यानी वैद्य था, इन्हें चरक संहिता लिखा था चरक ने, जो कि कनिष्क के राज दरबार में रहता था। अब आज मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश के बारे में पढ़ लिया। कुषाण वंश द्वारा क्या क्या जारी किया गया था। नागार्जुन ने माध्यात्मिक सूत्र में सापेक्षिकता का सिद्धांत की चर्चा किया है, अतः इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यानी सापेक्षिकता का सिद्धांत जो उसने आइंस्टीन ने दिया था, उससे पहले किसने दे दिया था, नागार्जुन ने दे दिया था। किसमें, तो माध्यात्मिक सूत्र नामक एक पुस्तक में। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे, यानी कि नागार्जुन बौद्ध धर्म जो शून्यवाद है ना, उसको अच्छी तरह से जानते थे, उसके बारे में पढ़ रखे थे। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाषक सूत्र की रचना किया था। वसुमित्र कौन थे, जो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किए थे, वो महाविभाषक सूत्र की रचना किए थे, जिसे बौद्ध का विश्वकोश यानी डिक्शनरी कहा जाता है, यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ डिक्शनरी बौद्ध धर्म का किसे कहा जाता है, महाविभाषक। इसकी रचना किसने किया है, तो वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे, जो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किए थे, जो कि कुषाण वंश के कनिष्क के समकालीन थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने ही जारी किया था, और इस सोने की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ों से होता था। ठीक है। कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, क्योंकि इसका संस्कृत राजधानी कहाँ था, मथुरा था। वहाँ पर सोने के सिक्के बहुत सारे मिले हैं। कनिष्क के समय स्थल और समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था, यानी समुद्री मार्ग से व्यापार करता था, स्थल मार्ग से करता था, लेकिन वायु मार्ग से नहीं करता था, क्योंकि उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ था। यानी 2 मार्गों से इसने व्यापार करना स्टार्ट किया था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्र लिपित बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक, जो कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है, इसमें भी जानकारी निकली है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था, यानी कि रोम तक ये व्यापार करता था। रोम किसकी राजधानी, इटली की। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। किसकी, नाशपाती की। इसी के समय अरब नाविक हिपालस ने मानसून की खोज की थी। मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसमी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला में काफी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुष के समीप एक विशाल संधार राम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क को द्वितीय शो कहा जाता है। यानी कनिष्क के समय में सबसे अगर इम्पोर्टेंट बैच पूछा जाता है तो चौथी बौद्ध संगीति ये पूछा जाता है, और मूर्ति निर्माण जो कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। इसी के समय में एक और शैली उपज हुई थी, जिसे मथुरा शैली कहते हैं। इसका भी विकास किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में ही हुआ था। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर तो पढ़ ही लिया। अब क्या, रेशम मार्ग। ये रेशम मार्ग जो कि चाइना से होते हुए रोम तक जाता था, उसी को हम रेशम मार्ग कहते हैं। इस पे एकाधिकार किसने कर लिया था, तो कनिष्क द्वारा कर लिया गया था। ये इसी के बारे में पढ़ना है। तो यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोपीय, फारस और मध्य एशिया को जोड़ता था। यानी इसका व्यापार कहाँ होता था, यूरोप में भी जाता था, फारस में जाता था, और मध्य एशिया से होते हुए चाइना तक पहुँचता था। यानी ऐसा ये मार्ग था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से जुड़ता था। दक्षिणी मार्ग हिंद महासागर से भी जुड़ सकता है। ठीक है। और इस मार्ग का दर्शन हो गया।
कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और यह मार्ग चीन के क्षेत्र अधिकार में आता था, यानी कि कनिष्क का अधिकार कहाँ तक पहुंच गया था, चीन तक भी पहुंच गया था। चीन ने हान राजवंश के महान यात्री चांगध्यान ने खोला था। ये कोई बड़ी रेशम मार्ग आमतौर पर यह स्थलीय रास्ता कहलाता था, जिसे चीन के हान राजवंश की राजधानी चांगआन से पश्चिम में रोम तक पहुंचा था। रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स लेता था और इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि सबसे बड़ी बात तीन ही चीज पूछता है, कनिष्क का बहुसंगति, चौथी बहुसंगति एक हो गया। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था, तो कनिष्क ने कर लिया था और यहाँ से टैक्स लेता था। बस यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। मृत्यु तो कुछ नहीं पूछता है, बस रटना है तो रट लो। 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिसके कारण से छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। अहिस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की मानते हैं। अहिस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दिया। इसी के सामंत जो कि श्री गुप्ता है, वासुदेव की हत्या कर दिया। वासुदेव की हत्या करने के बाद एक वंश स्टार्ट किया जिसका नाम था गुप्त वंश। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। कनिष्क एक शक संवत 78 ईस्वी में किया था, अपने राजश्री के दौरान कराया था और वहीं से एक स्टार्ट हो गया शक संवत। प्रमुख बंदरगाह ताम्रिल, उस समय का ताम्रलिप्त एक बंदरगाह था जो कि बंगाल में स्थित था और शोपरा एवं कल्याण महाराष्ट्र में स्थित था और प्रमुख व्यापार रोम के साथ होता था। रेशम मार्ग जिससे चीन के अधिकार में था, लेकिन कनिष्क ने क्या किया था, उससे छीन के अपने क्षेत्राधिकार में कर लिया था। बाकी इसके बाद यहाँ का चैप्टर खत्म। हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट, जो सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं।